हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी और हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में सीडीपी एंड हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 45। अगर आप लोग 45 में से 20 प्लस क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो आपकी सीडीपी और हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है। और यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हो, तो टाइम से आपको जो है क्लासेस में आ जाना है। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो अभी कभी एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। ओके, चलिए। और ये टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, ज्वाइन हो जाइए फ्री पीडीएफ के लिए। एंड जो भी कंटेंट होता है यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना आप लोग, ठीक है। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी लोग इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे कि शिक्षकों को जो है बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। अविगतन ए क्या कह रहा है कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए। तर्क आर क्या कह रहा है कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं। सही विकल्प आपको चुनना है इसमें। बताइए कौन सही है, कौन किसकी सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। इसमें 30 क्वेश्चंस आपके जो हैं सीडीपी के होंगे और 15 क्वेश्चन आपके जो हैं हिंदी लैंग्वेज के आपके होंगे, ठीक है ना। तो पूरी क्लास जरूर देख के जाना आप लोग। चलिए बताएंगे सब लोग। तो यहां पे क्या कह रहा है, पहला अभिकथन कि शिक्षकों को बाल विकास की गहन समझ होनी चाहिए, बिल्कुल सही है ये, ठीक है ना। और आर क्या कह रहा है, तर्क आर कि बच्चों के विकास और अधिगम प्रक्रिया के बारे में जानकर शिक्षक शिक्षा को अर्थपूर्ण और रोचक बना सकते हैं, ये भी आपका सही है, ठीक है ना। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर जो है व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास जो है निरंतर होता है या रुक रुक कर होता है या संस्कृति आधारित होता है या आनुवंशिकता पर आधारित होता है। बताइए सब लोग। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे सब लोग। वह सिद्धांत जो विकास को विभिन्न चरणों के तौर पर व्याख्यायित करते हैं, वे मानते हैं कि विकास जो है रुक रुक कर होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बार पीडीएफ से आप जरूर है रिवीजन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। डैश समाजीकरण का या की एक प्राथमिक संस्था है, जबकि डैश समाजीकरण का जो है द्वितीयक संस्था है। क्या इसमें जो है समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है और समाजीकरण की द्वितीयक संस्था है, ये आपको बताना है। कानून, विद्यालय, सामाजिक नीति, संस्कृति, पुस्तकालय, आस पड़ोस या परिवार, विद्यालय। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, इसका उत्तर सभी का सही आना चाहिए। तो देखिए, परिवार जो है समाजीकरण का जो है प्राथमिक संस्था है, ठीक है ना, और विद्यालय समाजीकरण की जो है द्वितीयक संस्था है। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक संस्था परिवार होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। समावेशन या समायोजन या जैविक परिपक्वता या संक्रियात्मक अवस्था। बताइए। और ये क्लास पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए है, प्राइमरी एंड जूनियर दोनों के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि सिलेबस आपका सेम है, सीडीपी का हो चाहे वो लैंग्वेज का आपका हो। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली बाधा को दूर किया जा सके। 4 का राइट आंसर दीजिए सब लोग। तो समायोजन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समायोजन, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर जो है चिन्हित की जाती है। बताइए सब लोग। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। संवेदी गत्यात्मक या पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, सीटेट दिसंबर 2024 के नाम से प्लेलिस्ट होगी, इसमें आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप जाके देखिए सारी की सारी वीडियोस। ओके, प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित जो है की जाती है,
ये की जाती है पुरुष संक्रियात्मक, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निकटस्थ विकास क्षेत्र की जो है चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? बताइए सब लोग। निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में, या जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत में, या एरिक एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत में, या सिगमंड फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत में? 6 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। निकटस्थ विकास क्षेत्र की चर्चा किस सिद्धांत में की गई है? ये लेव वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में की गई है। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को मिश्रित योग्यता समूह में काम करने से हतोत्साहित करना चाहिए, या अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए, या विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे सर्वोत्तम योग्यता को प्राप्त कर सकें, या विद्यार्थियों को सर्वोत्तम अंक पाने हेतु एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए बढ़ावा देना चाहिए? तो बताइए सब लोग क्या करना चाहिए? लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? हतोत्साहित आपको नहीं करना है, ये आपका निगेटिव होता है, प्रोत्साहित करना चाहिए हमेशा, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि अधिगम प्रक्रिया के दौरान सांस्कृतिक उपकरणों जैसे किताबें, कैलकुलेटर इत्यादि के इस्तेमाल को प्रतिबंधित करना चाहिए। नहीं, प्रतिबंधित नहीं करना है आपको, ठीक है ना। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को पाठ प्रदान करना चाहिए ताकि वे अपने सर्वोत्तम जो है योग्यता को प्राप्त कर सके। यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, सामुदायिक कल्याण के लिए जो है प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में जो है परिलक्षित होती है? स्तर 1 पूर्व परंपरागत चरण, या स्तर 2 आपका परंपरागत चरण, या स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण, या स्तर 2 और 3 दोनों ही? बताइए 8 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड मॉर्निंग। वीडियो की लाइक की संख्या अभी भी बहुत है कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, बहुत ही जबरदस्त क्लास हुई है। बताएंगे सब लोग। सामुदायिक कल्याण के प्रजातांत्रिक रूप से स्वीकृत कानून और लोक प्रथाओं के अनुसार व्यवहार करने की नैतिकता की अवस्था कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में परिलक्षित होती है? ये स्तर 3 उत्तर परंपरागत चरण में होती है, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए? अधिगमकर्ता, पाठ्यपुस्तक, परीक्षा, या अध्यापक? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः केंद्रित होना चाहिए अधिगमकर्ता, यानी कि शिक्षार्थी, बाल केंद्रित भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके चलिए अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? भाषा को प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल करने की योग्यता, समस्याओं का तार्किक रूप से विश्लेषण करने की क्षमता, शाब्दिकता के स्थान पर चित्रात्मक रूप से चिंतन करना, दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना? बताइए 10 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? गतिशीलात्मक बुद्धि से क्या तात्पर्य है? बताएंगे सब लोग। 10 का जवाब दीजिए सब लोग। तो गतिशीलात्मक बुद्धि से तात्पर्य है दृढ़ शारीरिक योग्यताएं एवं समन्वय होना, ठीक है ना, यही है। ऑप्शन यहाँ पे 4 आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा जो है बच्चों के भावनात्मक विकास की द्योतक है। ये बच्चों के जो है क्रियाकलापों और सोच में बाधा पैदा करती है, ये बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, या भाषा का बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं होता? तो बताइए लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है, क्या करता है? लेव वाइगोस्की के अनुसार जो है भाषा बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अक्सर गुलाबी रंग को लड़कियों से और नीले रंग को लड़कों से जोड़ना निम्न में से किसे जोड़ता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जेंडर विविधता, जेंडर सकारात्मकता, जेंडर रूढ़िवादिता, या जेंडर समानता? हर वीडियो में ये क्वेश्चन आता है, हर वीडियो में। 12 का जवाब दीजिए सब लोग। ये जो है दर्शाता है किसको? जेंडर रूढ़िवादिता को, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है?
इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं, या इस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को पोषित करने वाली पुस्तकें तथा फिल्मों का प्रावधान करना, या प्रभावशाली समूहों से आने वाली विद्यार्थियों के दृष्टिकोण को ही महत्व देना, या विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित चर्चाओं से बचना। 13 का जवाब दीजिए सब लोग। बताएंगे सब लोग, विद्यार्थियों में पनपी रूढ़िबद्ध धारणाओं को चुनौती देने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? इसमें महत्वपूर्ण है कि इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत करना जो उस प्रकार की रूढ़िबद्ध धारणाओं को नकारते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ऑप्शन जो है पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए जो है कहती हैं, जिससे कि वह ये समझ सकें कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सकें। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रचनात्मक आकलन, या योगात्मक आकलन, या असतत आकलन, या रूब्रिक्स आकलन? 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बताइए सब लोग, 14 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। एक अध्यापिका कक्षा सत्र खत्म हो जाने के बाद अपने विद्यार्थियों को अपनी कक्षा के सर्वाधिक भ्रमित करने वाले पहलुओं या सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में लिखने के लिए कहती हैं, जिससे कि वह ये समझ सके कि विद्यार्थियों ने क्या ग्रहण किया और वह अपने अध्यापन के अगले चरण के बारे में विचार कर सके। अध्यापिका द्वारा यहाँ किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रचनात्मक, योगात्मक, असतत, या रूब्रिक्स? तो यहाँ पे किस प्रकार के आकलन का इस्तेमाल किया जा रहा है? रचनात्मक आकलन का प्रयोग किया जा रहा है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए। शिक्षार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को किस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? बताइए सब लोग। तथ्यों को कंठस्थ करने के लिए, या श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करके लिखने के लिए, या अपने सहयोगियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोणों पर विमर्श करने के लिए, या अपने विचारों को दूसरों से साझा न करने और अलग होकर काम करने के लिए? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किस बात के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए विद्यार्थियों को? कंठस्थ तो आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है ना, बच्चों को कंठस्थ नहीं कराना है, नहीं दंड देना है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। श्याम पट पर लिखे गए उत्तरों को ज्यों का त्यों नकल करने के लिए जो है लिखने के लिए कहना, बिल्कुल नहीं कहना आपको। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि अपने सहपाठियों द्वारा साझा किए गए बहुविध दृष्टिकोण पर विमर्श करने के लिए कहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तीसरा वाला। ठीक है, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर है। चलिए, यहाँ पे अभिकथन ए क्या कह रहा है? किसी संप्रत्यय पर चर्चा करते समय अध्यापिका को विभिन्न परिवेशों से संबंधित उदाहरण देने चाहिए। तर्क आर क्या है? अधिगमकर्ता शिक्षा के साथ एक जुड़ाव की भावना विकसित कर पाते हैं अगर उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित उदाहरणों और अनुभवों को जो है चर्चा में शामिल किया जाता है। तो इसमें सही विकल्प आपका कौन सा है? बताइए, कौन सा सही है, कौन सा नहीं सही है, कौन किसकी सही व्याख्या करता है, ये आपको बताना है। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और जो है यहाँ पे आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है यहाँ पे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से जो है समुन्नत किया जा सकता है? शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से समुन्नत किया जा सकता है? अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा, या अधिगम के व्यवहारवादी उपागम का जो है उपयोग करके, या अगम में आधारभूत ढांचा अभिकल्पित करके, या सहयोग और संप्रेषण को निरुत्साहित करके? तो शिक्षा में समावेशन को किस प्रकार से जो है समुन्नत किया जा सकता है? इसको किया जा सकता है अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प के क्रियान्वयन द्वारा। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी विकलांगता मुख्य रूप से सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है? अवधान न्यूनता, त्रिकृशीलता विकार या स्वालीनता, पठन वैकल्य, गुणज वैकल्य। सामाजिक अंतःक्रियाओं और संप्रेषण में कठिनाई से संबंधित है, कौन सी विकलांगता है वो? तो वो है स्वालीनता। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? विभिन्न प्रकार की दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण पर बल देना, या विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करना, या अनुदेशन के समय विद्यार्थी से बहुत दूर खड़े होना, या स्वतंत्र रूप से पढ़ने और समझने के लिए जो है मुद्रित सामग्री देना। 19 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, बताएंगे सब लोग। आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, अनुदेशात्मक अनुकूलन के रूप में आप किस उपागम को अपनाएंगे? तो यहाँ पे किस उपागम को अपनाएंगे? विभिन्न प्रकार की स्पर्श करने वाली सामग्री का इस्तेमाल करेंगे हम, ठीक है ना, जो दृष्टिबाधित होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जैसे ब्रेल लिपि होता है ना, चलिए स्पर्श करके उसको पढ़ा जाता है। अगला प्रश्न है, 20 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। रियान ने 3 वर्ष की अवस्था में ही जो है बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण और सहयोग के कविताएं और गीत रचना आरंभ कर दिया, तथा वह बिना जो है किसी ब्राहा अप्रेरणा के इनका आनंद भी लेता है। यह विशिष्ट रूप से किसका घोतक है? प्रतिभाशाली होना, औषध बुद्धिलब्धि होना, पठन वैकल्य या स्वालीनता। 20 का जवाब दीजिए सब लोग। ट्वेंटी का यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिभाशाली होना, ठीक है ना, यही दर्शाता है। अगला प्रश्न है, अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? प्रश्न को अच्छे से पढ़िए कि अवलोकन द्वारा अधिगम को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापक को अधिगमकर्ताओं को सबसे पहले क्या करने का सुझाव देना चाहिए? उनके द्वारा अनुकरण की गई क्रियाओं का आकलन करने के लिए सुझाव देना चाहिए, या प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना चाहिए, या प्रतिमान की क्रियाओं को याद करना, या प्रतिमान की क्रियाओं का अनुसरण और अभ्यास करना है? बताइए, 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। ट्वेंटी वन का यहाँ पे पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रतिमान की क्रियाओं पर ध्यान देना है आपको, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हो कि विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाता है? विद्यार्थियों की जो है स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? ध्यान देना, कंठस्थीकरण या अधिसंज्ञान या विस्मरण। ट्वेंटी टू का ऑप्शन यहाँ पे तीसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को जो है अधिसंज्ञान कहा जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी भी वीडियो की लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो सब लोग। और बहुत सारे बच्चे हैं बिना सब्सक्राइब के क्लास देखते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके देखिए, ताकि जो भी क्लासेस आए एक भी क्लासेस आपसे छूट नहीं पाए, एंड जो भी अपडेट आए वो अपडेट आपको मिलती रहे। अभिकथन ए क्या कह रहा है? एक अध्यापक द्वारा छोटे बच्चों के उनके परिवेश संबंधित अनुभवों को अनदेखी करनी चाहिए। तर्क आर क्या कह रहा है कि विद्यालयों में अधिगम विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जो है अलग करके होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे तो दोनों ही आप गलत दिख रहे हैं, जैसे अनदेखी आपको नहीं करना है, ठीक है ना, एंड यहाँ पे अलग करके होना चाहिए, ये भी आपका गलत है। तो आर और ए आपका दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? पहला क्या कह रहा है कि अधिगम में अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रियाएं शामिल होती हैं, एंड दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है यहाँ पे? अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। चौथा ऑप्शन है कि अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों को एक बार फिर से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? अधिगम जो है सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, ये आपका सही हो जाएगा ऑप्शन। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत
करने पर जो है अटक जाता है तो वह किस अवस्था में होता है? उच्च स्तरीय चिंतन, अनुरूपक चिंतन, प्रक्रियात्मक स्थिरता, प्रतिक्रियाओं का समुच्चय। बताइए 25 का जवाब दीजिए। जब एक विद्यार्थी किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाता है वह किस अवस्था में होता है? वह प्रतिक्रियाओं का समुच्चय की अवस्था में होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? बताइए अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? जवाब देंगे सब लोग। अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं है, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बनन द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। तो अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? इसमें जो आपका सही है सबसे बेस्ट की त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए, यही आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अप्रेरित कर सकता है? बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? बोरियत, उच्च डर, उम्मीद, गुस्सा। उम्मीद यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, ये उम्मीद जो आपका है ये विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति जो है अप्रेरित कर सकता है। तो ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? इसमें विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी, शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हैं। बताइए 28 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है? ये वाला नहीं है कि कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहां तक कि अनुभव, जब जो है अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी। तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यही अभिप्रेरित शिक्षण की पहचान नहीं है। चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? जवाब देंगे सब लोग। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? योग्यता के, संवृद्धि, यात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास या विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की जो है संभावना है? ये वाले में कि विशिष्ट पहचानों के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु क्या नहीं हो या क्या हो? विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, या बहुत ही अमूर्त और जटिल है, या संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती हो, या बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। 30 का जवाब दीजिए सब लोग। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु जो है बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हो। तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। सहज ज्ञानवादियों का यह विचार कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है? भाषा अधिगम की पहल, भाषा विकास के उपकरण, भाषा अर्जन की युक्ति, या भाषा बोध। बताइए सब लोग। सहज ज्ञानवादियों का यह विचार है कि सहजात मानसिक योग्यता बच्चों को भाषा अर्जित करने एवं उसका प्रयोग करने के योग्य बनाती है, क्या कहलाती है? तो बताएंगे सब लोग क्या कहलाती है। और वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर भी कर दो, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे 106 का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या कहलाती है? भाषा अर्जन युक्ति कहलाती है। ठीक है ना, चलिए 2-3 माह की जो है शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालती हैं, भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी ध्वनियां निकालती है, भाषा विकास के इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? कूजन, या एक शब्दी वाक्य, या बबलाना, या एक शब्द।
तो बबलाना कहलाता है, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2-3 माह की शिशु एकल स्वर जैसी जैसे ध्वनियां निकालती हैं, भाषा का विकास इस चरण को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बबलाना। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है। भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्थित किया था? B.F. स्किनर, लेवाइगोस्की या नॉम चॉम्स्की या जीन पियाजे? बताएंगे सब लोग। भाषा ड्रिल और अभ्यास द्वारा सीखी जाती है, भाषा अधिगम के इस विचार को किसने समर्पित किया? B.F. स्किनर ने किया था, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति में जो है कक्षा में पढ़ाने वाले अध्यापक के लिए एक बोझ है, यह एक प्रकार का व्यवधान है, क्योंकि यह भाषा अधिगम में भ्रमित करेगी। यह भाषा अधिगम में एक जो है संसाधन की भ्रांति प्रयोग में लाई जा सकती है, यह नई भाषा के अधिगम में भ्रम पैदा कर सकती है। 109 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। कक्षा 2 के विद्यार्थी भिन्न भिन्न भाषाई पृष्ठभूमि से हैं। कक्षा की यह बहुभाषी प्रकृति क्या है? यह जो है भाषा अधिगम में एक संसाधन की भांति प्रयोग में लाई जा सकती है। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? इसमें बताएंगे सब लोग। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति प्रभावशाली श्रवण के लिए नहीं है? पूर्व श्रवण विश्लेषण, संरचित कथनों का श्रवण, या अनुमान लगाना, या समूह में श्रवण? एक 110 का यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अनुमान लगाना, ठीक है ना। चलिए, ग्राही शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या देखता है या देखती है तब पहचान कर पाते हैं, या कोई भी पाठ्य सामग्री से समझ सकती हैं या सकता है, या दूसरों के वक्तव्य से ग्रहण किया जा सकता है, या व्यक्ति अपनी सक्रिय शब्दावली में प्रयोग करते हैं। ग्रही शब्द भंडार वे शब्द हैं जिन्हें जब कोई सुनता है या सुनती है या देखता है या देखती है तब पहचान कर पाते हैं, तो वही होता है ग्रही शब्द भंडार। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को जो है लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जो है जाना जाएगा? डिस्ग्राफिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैलकुलिया या डिस्प्रेजिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कक्षा 2 के विद्यार्थी रविकांत को लेखन के समय शब्द और वर्ण लिखने में कठिनाई आती है, उसकी लिखावट स्पष्ट और सुसंगत नहीं है, इसे किस रूप में जाना जाएगा? इसे जाना जाएगा डिस्ग्राफिया के रूप में, ठीक है ना। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत रिपीट होता है, ठीक है ना। लिखने में जब आए तो डिस्ग्राफिया, पढ़ने में डिसलैक्सिया, डिस्कैलकुलिया गणितीय विकार में, और डिस्फ्रेजिया किस में होता है? कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर बताएंगे। डिस्मोर्फिया, जैसे जहाँ पे भ्रम वाली स्थिति आ जाए, जैसे एक छोटा बच्चा है, कबूतर को कोई और पक्षी समझ लेता है, कौवा समझ लेता है, तो वहां पे आपका डिस्मोर्फिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब उसके पास उपयुक्त शब्द भंडार हैं परंतु वह उसका प्रयोग बार बार ना करता हो, वह अपने घर की भाषा में पठन और लेखन कर पाता हो, या लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो, या जो बोला जा रहा है उसे समझ पाने योग्य हो? बताइए। 113 का जवाब दीजिए सब लोग। किसी बच्चे को उसकी लक्ष्य भाषा में निपुण तब कहा जाएगा जब जो है वह लक्ष्य भाषा का प्रयोग प्रवाह और सटीकता के साथ कर पाता हो। तो यहाँ पे ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, नादिरा को अपने कक्षा 4 के विद्यार्थियों के पठन बोध का मूल्यांकन करना है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक उपयुक्त जो है कार्य का चयन करें जिससे वह अपने विद्यार्थियों का मूल्यांकन कर सके। पढ़ी गई सामग्री के से जो है सोच ले, पठन के 4 से 5 लाभ लिखिए, अपने शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, पढ़ी गई सामग्री से शब्द लेकर वाक्य बनाइए। 114 का जवाब दीजिए सब लोग। यहाँ पे तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब अपने जो है शब्दों में कहानी दोबारा कहिए, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक अपने जो है कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य जो है बोलने के लिए कहती है, वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती है। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे आप? स्व आकलन, या जो है व्यक्तिपरक आकलन, या समूह में आकलन, या सहपाठी द्वारा आकलन?
बताइए सब लोग, एक अध्यापक अपने कुछ विद्यार्थियों को दिए गए विषय पर 6 वाक्य बोलने के लिए कहती हैं। वह शेष विद्यार्थियों को अपने सहपाठियों के वाक्य सुनकर उनका आकलन करने के लिए कहती हैं। इस प्रकार के आकलन को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सहपाठी द्वारा आकलन, ठीक है ना। तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? द्विभाषी, एकलभाषी, बहुभाषाविद या भाषा मनोवैज्ञानिक? एक बहुभाषिक व्यक्ति को और क्या कहा जा सकता है? बहुभाषाविद कहा जा सकता है। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? बताइए सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पठन और लेखन कौशल के बारे में सही है? अच्छे लेखन कौशल का जो है पठन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, या जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं, या जो विद्यार्थी अच्छे लेखक होते हैं वे वर्तनी या शुद्धियां नहीं करते हैं, या पठन और लेखन कौशल हमेशा पृथक रूप से पढ़ाने चाहिए? तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी बहुत पढ़ते हैं वे अच्छे लेखक होते हैं, ठीक है ना। 117 का ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। लेखन कौशल के बारे में यही आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। एक अध्यापक विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती हैं। लेखन प्रक्रिया आरंभ करने से पहले विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करना चाहिए? प्रारूप को दोहराना चाहिए, अनुच्छेद लिखना शुरू करना चाहिए, या विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए, या प्रारूप का संपादन करना चाहिए? तो सबसे पहले इसमें विषय बिंदु पर मानस मंथन करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, कई बार सीटेट में पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो कि आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की जो है प्रतिपुष्टि की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, या का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि प्रतिपुष्टि देना अध्यापक का काम है, या लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए, या केवल पठन कौशल में प्रयोग में लानी चाहिए और शेष 3 कौशलों में नहीं? बताइए सब लोग, आकलन प्रक्रिया के संबंध में सहपाठियों की प्रतिपुष्टि जो है केवल, यहाँ पे जो है ये केवल है तो आपका गलत हो जाएगा। लेखन कौशल के लिए नियमित रूप से प्रयुक्त की जानी चाहिए, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे नेगेटिव था, ये भी नेगेटिव था, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लास्ट क्वेश्चन है। कल मुझे जालंधर जाना है पर मेरी ट्रेन मिस हो गई है। यह वाक्य किसका उदाहरण है? कोड मिश्रण, एक कोड से दूसरे कोड में जाना, कोड परिवर्तन, या कोड में भिन्नता? इसका जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर जरूर बताना। बाकी ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी सीटेट यूपीटेट टीचिंग एग्जाम की अपडेट आए, वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हैं? 30 क्वेश्चन सीडीपी में से एंड 15 क्वेश्चन हिंदी में से। जरूर अपना स्कोर जरूर बताना। बाकी वीडियो को लाइक कर दो सब लोग, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी एक छोटा सा फीडबैक जरूर देना आप लोग। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास 2:30 बजे वाली क्लास।